नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। परिवहन का तात्पर्य है वह साधन जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो हमारे शरीर में परिवहन से तात्पर्य है कि हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से सभी अंगों तक पहुंचती हैं। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इन्हें सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन वहां तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। यदि हम अपने शरीर को ध्यान से देखें तो हमें बहुत सारी रक्तवाहिनियां दिखाई देती हैं। हृदय और रक्तवाहिनियां मिलकर के हमारे शरीर का एक परिसंचरण तंत्र बनाती है। परिसंचरण तंत्र, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? हमारे शरीर में से रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है, लेकिन रक्त होता क्या है? आइए देखते हैं। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त की वाहिनियों में यानी कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली छोटी छोटी नलियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। इसी के साथ फेफड़ों से आने वाली ऑक्सीजन को भी शरीर की सारी कोशिकाओं तक ले जाता है। इसी के साथ जो हमारा शरीर है उसमें बनने वाले सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनको उनके अंगों तक पहुंचाता भी है। रक्त एक तरल से बना है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं मिली हुई या निलंबित रहती हैं। इस चित्र में आप अपना परिसंचरण तंत्र देख सकते हैं। लाल रंग की नलियां आपकी धमनियों को प्रदर्शित करती है, जबकि शिराएं नीले रंग की धमनियों को प्रदर्शित करती हैं। यह हमारे शरीर के सभी मुख्य अंगों और इसी के साथ शरीर के प्रत्येक कोशिका से जुड़ी हुई रहती है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी होती हैं, जिसमें एक लाल रंग का वर्णक होता है। इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण रक्त हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कार्य है ये अपने अंदर ऑक्सीजन को मिला लेता है, संयुक्त कर लेता है और शरीर के सभी अंगों में पहुंचा देता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। शरीर में जो रक्त है उसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे कि WBC। ये उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं जो हमारे शरीर में भोजन के साथ या अन्य किसी कारण से प्रवेश कर जाते हैं। कई बार जब हम गिर जाते हैं या हमारे किसी स्थान पर चोट लग जाती है तो वहाँ से रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं वह रक्त भी बहने के स्थान पर रुक जाता है और वहाँ पर एक गहरे लाल रंग का एक थक्का जम जाता है। यह थक्का किस कारण से जमता है? क्योंकि रक्त में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और ये उस रुधिर को रोकने का या थक्का बनाने का काम करते हैं। रक्तवाहिनियाँ, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो ब्लड को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अंतःश्वसन के समय हम ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है और उसके पश्चात उससे जुड़ी हुई फेफड़ों से जुड़ी हुई जो वाहिनियाँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुँचा देती है। इसी के साथ शिराओं के माध्यम से कोशिकाओं में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ों में लाया जाता है और यह उसी मार्ग से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती हैं, धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। अब यहाँ पर रक्त का जो फ्लो है यानी कि रक्त की जो गति है वो बहुत तेज होती है और इसी कारण से यह इसकी चारों दीवारों पर दबाव डालती है। दबाव अधिक होता है, इसी कारण इनकी जो धमनियाँ होती हैं उसकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। हम अपने हाथों की नाड़ी को भी महसूस करके हृदय का स्पंदन नाप सकते हैं। चित्र के अनुसार अपनी नाड़ी में अपनी 2 उंगलियों को हल्का सा दबाएं और होने वाले स्पंदन को अनुभव करें। हमें इसके धड़कने की या स्पंदन की एक गति महसूस होगी।
प्रति मिनट में हमें यह स्पंदन गिनने हैं और प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या ही स्पंदन दर कहलाती है। सामान्यतः यदि व्यक्ति विश्राम की अवस्था में रिलैक्स मूड में है, रिलैक्स कर रहा है, तो उसकी जो स्पंदन दर है वो 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होगी। इस विधि के द्वारा आप अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, अपने माता पिता की नाड़ी की स्पंदन दर भी माप सकते हैं। वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं में हृदय की जो रक्त की गति है वो काफ़ी धीमी होती है। इसी कारण इनका जो आकार है, इनकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। शिराओं में वॉल्व होते हैं और ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल और केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, इसको विपरीत दिशा में जाने से रोक देते हैं। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं। ऊतकों में पहुंच करके ये और ज़्यादा विभाजित हो जाती हैं, जिसे हम अब बोलते हैं केशिकाएं। आपको यहाँ पर इस प्रकार का जाल दिखाई दे रहा है, यह केशिकाओं को प्रदर्शित करता है। केशिकाएं पुनः मिल जाती हैं और शिराओं का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से केशिका किससे मिलकर के बनी होती है? केशिका शिराओं और धमनियों के मिले जुले जाल से बनी होती है। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता यानी कि कमी के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्व इच्छा से यानी कि अपने मन से किया गया रक्तदान हानि रहित होता है और दर्द रहित होता है। ये कई अनमोल जान बचा सकता है, यह कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान हमें अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही करना चाहिए और दान किया गया जो रक्त है उसे हम ब्लड बैंक्स में रख सकते हैं और इसके लिए वहाँ पर इनकी विशेष देखभाल की जाती है। हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त के द्वारा पदार्थों का परिवहन करता है और उसके लिए एक पंप का काम करता है। जिस प्रकार से हमारे घर में एक मोटर है और वो मोटर शरीर जो हमारे घर के अंदर स्थित सारे नलों में पानी का फ्लो पहुंचाने का काम करती है, उसी प्रकार से हृदय भी हमारे शरीर में रक्त को एक फ्लो से पूरे शरीर में फैलाने का और पहुंचाने का काम करता है। हृदय की संबंधित स्ट्रक्चर हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। तब तक के लिए यही, धन्यवाद।